चूड़ियां बेचता है तो आप उसको मारते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब है। अगर कोई ठेला बंडी पे कारोबार करता है तो उसको पूछते थे आधार कार्ड क्या है, ये गंगा जमुनी तहजीब है। इखलाक के घर में घुसकर मारा जाता है, ये गंगा जमुनी तहजीब है। तो ये गंगा जमुनी तहजीब मुशायरों में शायर की जबान से अच्छा लगता, मगर रियलिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में ये कहीं पर नहीं है। और वैसी साहब, मैं आज थोड़ा शुरुआत एक चीज से करना चाहूंगा। वो मैंने देखा कि आप पतंग बहुत अच्छी उड़ाते हैं, ना ऐसे कुछ ऐसा आपने किया। ये पतंग किसकी उड़ा रहे हैं और डोर किसकी काट रहे हैं? पतंग तो हमारा पार्टी का इलेक्शन सिंबल है और जाहिर है जब पतंग उड़ाते हैं तो उड़ाते बहुत अच्छी हैं, उड़ाते भी अच्छा है और जो मुकाबले में आते हैं उनको काटते भी हैं। तो किसको, डोर किसकी काटने के लिए उतरे हैं आप? नहीं, डोर तो हमारी है। अब जब इलेक्शन लड़ेंगे तो आपकी पतंग की डोर की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे भी तो कुछ कर रहे हैं ना, उनकी डोर, किसकी डोर काटने उतरे हैं? नहीं, अब जो सामने देखिए इलेक्शन जब आप लड़ते हैं तो मुख्तलिफ पार्टी के कैंडिडेट होते हैं, ना हम चूज कर सकते ना वो चूज कर सकते। तो इलेक्शन लड़ना है तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, हमारी कोशिश होगी कि हमारा कैंडिडेट जीते। हर जगह पहुंच जाते हैं आप, बिहार में भी, बंगाल में गए, फिर थोड़ा सा विड्रॉ किया, अब उत्तर प्रदेश आ गए, हैदराबाद आपका गढ़, एक महाराष्ट्र में आपकी सीट, और पैन इंडिया प्रेजेंस आप बना रहे हैं। हाँ सर, रातों में नींद नहीं आती जब तक कहीं नहीं गए, भाषण नहीं दिए, इलेक्शन नहीं लड़े, सुकून मिलता है। कल सुकून मिलता है। कारण क्या है, जाते क्यों हैं? जाते इसलिए है क्योंकि एक तो हमको भारत के संविधान में, भारत की जमहूरियत में हमको यकीन है, लोगों को उसमें और एतमाद दिलाया जाए। और बुनियादी वजह यह है कि जो पार्टीज ने पिछले 60 साल से वोट लिया और सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लिया, डाइवर्सिटी के नाम पर वोट लिया, डेवलपमेंट के नाम पर वोट लिया, तो वोट तो उनको मिलता रहा, वो अपने महल तो तामीर करते रहे, मगर हमारा मुकद्दर, माने हमारा मुकद्दर से मुराद जो माइनॉरिटी और दलित है, उनका मुकद्दर तो गरीबी, मुफलिसी, बेरोजगारी और जेल में सड़ना बन गया। तो इसलिए हमारा मानना यह है कि हमारी पार्टी इसलिए जाती है कि हम ये बात को मानते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बरसों पहले कही थी कि सत्ता के दरवाजों के ताले सिर्फ आपके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से खुलते हैं। तो उसी पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, और हम ये देख चुके हैं तेलंगाना में, हम देख चुके हैं अर्सवाल आंध्र प्रदेश में, अब हम देख रहे हैं बिहार में कैसे सीमांचल की जो भारत की सबसे बैकवर्ड रीजन है, वहां पर हमारे विधायक कामयाब होकर जब लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, तो वहां की जनता भी देख रही है कि चलिए कम से कम कोई हमारे लिए बात कर रहा है, लड़ रहा है। आपको लगता है कि छलावा हुआ है, जो अक़लियत है, जो गरीब है, गुरबा है, उसे महज एक वोट बैंक बनाकर कैद कर लिया अलग अलग पार्टियों ने? बिल्कुल बिल्कुल, इसके बस चुनाव से पहले उनको कुछ फ्रीबीज दे दी, कुछ रेवड़ियां बांट दी, वोट ले लिए और वो वहीं के वहीं रह गए। उसी दर्द के चलते हैदराबाद अपने गढ़ से, अपने किले से निकल पड़ते हैं पतंग उड़ाने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी नहीं, हमने हैदराबाद की आवाम से ये भी कहकर वोट मांगा था कि आप हमको कामयाब करिए, हम भारत के कोने कोने में जाकर हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है, डेटा कहता है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं कि इलिटरेसी सबसे, लिटरेट सबसे कम मुसलमान हैं, महिलाओं में सबसे कम मुस्लिम महिला है, सबसे कम अगर ग्रेजुएट हैं उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान है 2%, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट 5 और 15 साल के दरमियान में है, 60% करीब मुसलमानों का है। जेल में अगर कोई सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल है तो 27% मुसलमान है। तो ये क्या है बताइए ना। एनकाउंटर भी अगर होता है योगी राज में तो 37% मुसलमान उसमें मारे जाते हैं। तो ये हर एतबार से कोई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नाम की चीज ही नहीं है। तो जब तक उत्तर प्रदेश में जिस तरह मुख्तलिफ समाज और बरादरियों ने अपनी अपनी लीडरशिप को पैदा किया, अपनी लीडर को, नेता को पैदा किया और अपने प्रॉब्लम्स को हल कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं सब हल हो गए, हल कर रहे हैं। यहां पर ऐसा मामला है कि 19% की आबादी है और सिर्फ हर इलेक्शन में डराया जाता है, डरा डरा कर वोट हासिल किया जाता है और उसके बाद सब भूल जाते हैं। अब तो यह हाल हो गया कि अब तो
नाम लेने से कतराते हैं, लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से। तो आप भी तो मुसलमानों को डरा ही रहे हैं ना, उनको नहीं, और डरा रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं और उनकी वोट हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम तो ये एम्पिरिकल डेटा उनके सामने रख रहे हैं। हम उनसे ये भी कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में भारत की आजादी के बाद, पार्टीशन के बाद 50,000 लोग अगर अपने घर से बेघर हुए तो किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? कौन उन पर केस नहीं चलाया? तो ये सब चीजें हैं, ये तो इश्यूज हैं, इस पर तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो बोले वोट डालो, बस वोट डालते रहो। हम ये कह रहे हैं कि वोट भी डालेंगे और अपने लीडरशिप को, अपने नेता को बनाएंगे और भारत के सियासत में अपना हिस्सा भी लेकर रहेंगे। मुसलमानों की कभी लीडरशिप नहीं हुई, आप सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। गरीब गुरबे नहीं, हम वो सिर्फ मुसलमानों में देखिए जिनके खिलाफ नाइंसाफी हो रही है, क्या वो सिर्फ एक तबके, एक समुदाय, एक धर्म विशेष से ही आते हैं? नहीं, आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। नहीं, ये नाइंसाफी सबसे हुई है और हो रही है, मगर अगर नाइंसाफी का पैमाना बनाया जाएगा तो सबसे ज्यादा सियासी तौर पर अगर किसी से नाइंसाफी हुई तो भारत में मुसलमानों से हुई। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या वजह है कि 69 मुस्लिम एमएलएस थे तब भी मुजफ्फरनगर का कांड हुआ? क्या वजह है कि आज भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 22 एमपी जीत कर जाते हैं और वो 5% आबादी का हिस्सा है? ऐसे कई सवालात हैं जो मुसलमान महसूस कर रहे हैं उसको। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो वोट तो बीजेपी के खिलाफ दे रहे हैं ना आपको, मगर आप बीजेपी को नहीं रोक पाते। भाई बसपा और सपा मिलकर 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़े, 75% मुस्लिम वोट मिला और मोदी के लीडरशिप में 71% हिंदू वोट मिला, तब भी आप नहीं रोक पाए। तो बताइए फिर, अब हमारे नाप तो वोट की वैल्यू भी नहीं रही। तो फिर यही तो हम बता रहे हैं कि आप अपनी लीडरशिप को पैदा करिए, आपके मसाइल के हल होंगे और आपकी आवाज उठेगी। ये जो सबसर्विएंट नेचर बना दिया गया कि भाई आप सिर्फ वोट डालेंगे और आप हमारे कैदी हैं, आप खामोश बैठे रहिए, कुछ मत बोलिए, हम नेतागिरी करेंगे, हम आपका और मुख्यमंत्री बन जाएंगे और आप सिर्फ हम जो देंगे, कभी इफ्तार की पार्टी में हम आ जाएंगे तो हमको खजूर खिला दीजिए, कभी रमजान आएगा तो दरगाह का उर्स आएगा तो हम फूल चढ़ा देंगे मजार पर आकर। तो ये तो हमारे मसाइल नहीं है ना। हमारे मसाइल तो सोशली, एजुकेशनली, और ये इसका रास ताल्लुक, इसका कनेक्शन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति पुकार पुकार कर कह रही है कि जिस जात, जिस बरादरी के नेता है उसकी आवाज है, उसकी पहचान है, उसकी ताकत है, उसकी प्रॉब्लम को सुना जाता है। ये रियलिटी है। तो आप जो कह रहे हैं शैक्षणिक खाई है, आर्थिक खाई है, राजनीतिक खाई है, पर दरअसल जो ये सामाजिक खाई, जो ये गंगा जमनी तहजीब की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, ये जो खाई है, जो दरार है, वो दरअसल आप और नहीं बढ़ा रहे हैं। आप बीजेपी पर अगर हिंदू कट्टरता को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं, आप गाहे बगाहे मुस्लिम कट्टरपंथियों को और हवा नहीं देते हैं क्या? देखिए सर, गंगा जमनी तहजीब जो है ना, वो मुशायरों में अच्छी लगती है, एक शायर के मुंह से जब कलाम निकलता है, मगर रियलिटी में कहीं गंगा जमुनी नजर नहीं आता है। यहां से थोड़ी दूर पे कानपुर है, एक मुस्लिम 10 साल की बच्ची अपने बाप को लपेट कर रो रही है और मारने वालों से कह रही है कि मेरे वालिद को मत मारो, तो पुलिस की मौजूदगी में उसको मारा जाता है। वो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करेंगे आप। जो उत्तर प्रदेश का एक लड़का मध्य प्रदेश जाकर जो चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ, उन्हीं की बरादरी का है, वो मंसूरी चूड़ियां बेचता है तो आप उसको मारते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब है। अगर कोई ठेला बंडी पे कारोबार करता है तो उसको पूछते तेरा आधार कार्ड क्या है, ये गंगा जमुनी तहजीब है। इखलाक के घर में घुसकर मारा जाता है, ये गंगा जमुनी तहजीब है। तो ये गंगा जमुनी तहजीब मुशायरों में शायर की जबान से अच्छा लगता है, मगर रियलिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पर नहीं है, कहीं पर नहीं है। रियलिटी है। तो ये तो बीजेपी की भाषा आप बोल रहे हैं ना। बीजेपी भी तो पिछले कुछ सालों में यही बोलती आई कि कब्रिस्तान ज्यादा बनाए, शमशान नहीं बनाए, मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ। आप वही चीज कह रहे हैं। वो हिंदुओं की बात करते हैं, आप उसी चीज के क्या पूरक बन जाते हैं, ऑल्टर ईगो बन जाते हैं बीजेपी के? नहीं, मैं भारत की इस प्लूरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा हूं। मैं भारत को कोई ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें यहां पर शरीयत को नाफिज किया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि भारत के संविधान में जो बाबा साहिब ने कहा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, उसको हासिल करना है। मैं भारत को कोई थियोलॉजिकल कंट्री के रूप में डालना नहीं चाहता हूं,
मैं ये कह रहा हूं कि हमारे भारत की जो जमहूरियत है वो पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, शिराकतदारी की डेमोक्रेसी है। जब पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ शिराकतदारी की डेमोक्रेसी होगी तो मेरा हिस्सा क्यों नहीं मिलता मुझे? मेरा हिस्सा तो मिलना चाहिए ना। आप कब तक मुझे अपना गुलाम या अपना सिर्फ थाली बजाने वाले या सिर्फ नारा लगाने वाले कि भैया जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद, वो फुला जिंदाबाद, क्या जिंदगी में इसलिए पैदा हुआ कि इनका जिंदाबाद बोलूं और मैं अपने आप को मुर्दा कर लूं? मेरी जिंदगी का, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा बताइए? क्या अभी जितने मैंने बातें की हैं स्कूल की, लिटरेसी की, जेल की, इसका राज ताल्लुक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से, और इस बात को उत्तर प्रदेश के नौजवान मुसलमान समझ भी रहे हैं और चेंज भी ला रहे हैं अपने आप में। पर ये जो भाईचारा है ये जुड़ने से बढ़ेगा या दूरियां बढ़ाने से ये काम देखिए अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा? सर एक बात आप समझिए प्लीज, अगर अमन को कायम रखना है, इंसाफ को अगर मजबूत बनाना है, तो नाइंसाफी को खत्म करना पड़ेगा ना। मैं कैसे नाइंसाफी को बर्दाश्त करता रहूं और नाइंसाफी चलती रहे और हम कहेंगे कि नहीं नहीं इंसाफ हो रहा है? कहां इंसाफ हो रहा है? हम तो कह रहे हैं कि ये अगर होता है जो हम चाह रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारी कोशिश है, तो इससे ये जो दूरियां हैं वो उसमें कमी पैदा होगी। क्या ये बात रियलिटी नहीं है कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का यादव कहता है कि भाई मेरा नेता है? बिल्कुल कहता है। ओबीसी लोग हैं, मोदी अपने कैबिनेट में ओबीसी मंत्री को बनाते हैं, ब्राह्मण मंत्री को बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं? उनका वोट लेना है। रियलिटी है, पॉलिटिकल रियलिटी। आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ना, कोई हमको एनजीओ नहीं है ना, मैं कोई बड़ा फिलोसोफर हूं कि किताब लिख दूं। भाई प्रैक्टिकली ये हो रहा है और हमको ये बात समझने की जरूरत